क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इन फर्स्ट N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस 2, ठीक है। इस संडे क्या है? टेस्ट शेड्यूल आ गया, क्या क्या टॉपिक है? केमिस्ट्री में क्या है? और केमिकल बॉन्डिंग, बस यही दो, और बस दो ही तीन ही चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से तो एक छोटा है बायोमोलिक्यूल, है कि नहीं? हाँ, दो ये चैप्टर, ये भी तो ज़्यादा इजी है, दो ही चैप्टर बस दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? अगले टेस्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। क्लियर? ध्यान दो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बताओ। क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है जानवी? इलेक्ट्रॉन 14, शानदार, गलत जवाब, प्लस चार्ज ने एक इलेक्ट्रॉन गया, 13 इलेक्ट्रॉन। सुबह वाले क्लास में ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहे थे, इतना पीटा उन लोगों को पकड़ पकड़ के, रोते रोते गए हैं आज, ठीक है। तो थोड़ा सा सही सही बोलना है ना। चलो पटेल इधर ध्यान दे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास, हाँ बोलता मैं, बोलना तो चमका क्यों रहा है, प्यार से बोलना, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो है, ठीक है। अच्छा चलो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। 14 रहने से बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। 15 रहने से, 16 रहने से, ठीक है, और 13 रहेगा तो भी। क्लियर है? समझ में आया ये चीज़? ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया, अब बात करने हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। किसकी बताओ? 12, 14 और 18 क्या होता है? डायमैग्नेटिक। बाकी सारे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आप कहीं पे भी गूगल कर लेना, गलत दिया रहेगा डाटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। क्लियर है? ठीक, ध्यान दे दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक, अब जरा देखो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे जमाऊं, तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है बताओ? N2 - 2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है बताओ? N2 का, ठीक है। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अब 2.5 वाले बीच में अटके पड़े हुए हैं, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, इनका क्या किया जाए? तो ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, उस कंडीशन में आप चेक करते हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यही चेक करते हो, ठीक है। तो चेक करते हैं, हमारे पास पहला कौन सा है? N2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन। बताओ केस नंबर फर्स्ट या केस नंबर सेकेंड? देवांगन जी फर्स्ट, है ना। कहाँ है कट्टा वट्टा, कुछ है मेरे पास? केस नंबर सेकंड लगेगा, ठीक है। कैसे ऐसे दोनों नाइट्रोजन एटम है? हाँ क्या 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 क्या, इस बात पे तो सही में गोली चलना चाहिए, ठीक है। नालायक हो है, एक ही चीज तो बार बार तुम लोग उसी चीज में अटके पड़े हुए हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है हमें, किसको देखना है? एटॉमिक नंबर को। चलिए चलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताओ? देवांगन जी बताएगी, कोई नहीं बताएगा। ये देख, आज मैं फंस गई। ठीक है, उसके बाद का बता। कुछ लाना यार, नींद में, ठीक। बोल तन में, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार 2p x, फिर
पाई स्टार 2p y, और फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा कौन सा है N2 माइनस। N2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरना है। बताओ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन भरो कितना होगा, यहाँ पर कितने हो गए, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दिया ऑलरेडी, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही भर दिया। 8 के बाद 9 10 11 12 13, ये 13th इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ 0 0 0। क्लियर है? यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन भरने, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दिया 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। क्लियर है? यहाँ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन अगर भरे होंगे तो 4 तो होंगे बीएमओ में और 4 होंगे एबीएमओ में। 4 के बाद इधर एबीएमओ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। यहाँ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 4 तो ऑलरेडी पहले से, और फिर हाँ क्या 0, खड़े खड़े नालायक को मैंने कितने इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए 8, तो क्या वहाँ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा 1s नहीं सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन है? नहीं आया समझ में? अरे नालायक को ये मैं आपको आगे का बता रहा था, पीछे की चीज़ें भूलना नहीं है ना। ठीक है, आप पीछे क्या काम किए हो उसी चीज़ के चलते आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, आपने पास्ट में बिहाइंड द क्लास आपने क्या किया है वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा और उससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। नहीं आ रहा बात समझ में? चलो बैठो। ठीक है, आलसी लोग। 4 इलेक्ट्रॉन कितने 4, और यहाँ कितना होगा एक और आ गया यानी कि 5। ये किसी और को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, है डाउट है? बोल बेटा बोल प्लीज। नहीं नहीं होगा, ये रख के बोल रहा हूँ, अब बोल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हितेश तेरे को तो डाउट नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, नागेश तेरे को किधर बैठा था रे, तो उधर कैसे चले गया? चल आज बैठ। अब देखो ऊपर से नीचे आ रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कम। अरे हूं हाँ करो, कम होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 माइनस की ज्यादा होगी कि N2 प्लस की? N2 माइनस की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी, N2 माइनस, फिर कौन होगा बेटा N2 प्लस। ठीक है, इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा 2.5। तो अब इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने 4। ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ बताओ। अच्छा आपसे अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है बताओ? N2 माइनस 2, फिर किसका है N2 माइनस, इसका बराबर है किससे N2 प्लस, और इससे ज्यादा है किसका N2 का। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पूछूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसका है N2 माइनस 2, फिर इससे ज्यादा किसका है N2 माइनस, इससे ज्यादा किसका है N2 प्लस, और सबसे ज्यादा किसका है N2। ये क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछूं तो क्या होगा बताओ, N2 माइनस 2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर N2 माइनस, फिर N2 प्लस, और सबसे कम किसका होगा N2, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या ये बात सबको समझ में आया? अरे हूँ हाँ किया जाए।
तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी के पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। दूसरा देखो, O2 माइनस, नहीं O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2। ठीक है, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 16 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। बोलो है, इसके पास कितने होंगे? हाँ, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अगर 14 होता है तो 3 होता है, 15 होगा तो 2.5 है ना, 16 होगा तो 2, 17 होगा तो 18 होगा तो होगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 12, 14 और 18 क्या होता है? डायमैग्नेटिक। बाकी सारे क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? ठीक। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अगर मैं अरेंज करूं तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? O2 माइनस 2 परऑक्साइड। इससे ज्यादा किसका होगा? O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। इससे ज्यादा किसका होगा बताओ? हाँ, O2 डाई ऑक्सीजन। और इससे भी ज्यादा होगा O2 प्लस। बोलो होगा? ये क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। इसका भी ऑर्डर सेम होगा, O2 माइनस 2, फिर O2 माइनस, फिर क्या होगा? O2, फिर कौन होगा? O2 प्लस। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। O2 माइनस टू O2 माइनस, फिर होगा O2 और सबसे कम कौन सा होगा? O2 प्लस। लिखो, आया सभी को समझ में? लिख लो। Which of the following pairs does not exist? Which of the बात नहीं कर रही। Pairs does not exist. सही था तन्मय, वो शक मत कर। ठीक है, He2 प्लस और H2 प्लस पहला पेयर ये रहा। दूसरा पेयर है Li2 और S2। तीसरा पेयर है He2 और Be2। और चौथा पेयर है Ne2 और He2 प्लस। पेयर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक, समझते हैं। सबसे पहले ये 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है। He2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले किसको याद करेंगे? बाबा को। ठीक है, तो बाबा को याद करने पर 2 और 1। ठीक है, ये लास्ट में 1 दिख रहा है, यानी नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1।
1/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 0.5। अब एक चीज आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर या नेगेटिव हो या जीरो हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रैक्शनल हो या पॉजिटिव हो तो चलता है। यानी ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। H2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो बाबा को याद करते हैं, कितना हुआ बताओ? एक दिख रहा है लास्ट में, नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, है ना, 1 - 0 / 2 यानी 0.5, यानी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमसे पूछ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। Li2 की बात करते हैं, लिथियम का कितना होता है? 3, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, लास्ट में 2 दिख रहा है, नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल, बचा कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1, यानी ये तो एग्जिस्ट करेगा। अब जब मैं आपको ओवरलैपिंग पढ़ाया था उसके बाद बताया था ये S2 मॉलिक्यूल है ना, ये होता है एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन वेपर फेज, O2 लाइक स्ट्रक्चर होगा। S डबल बॉन्ड S, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो ये भी एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज। तो यहाँ पर ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, ये भी कर रहा है वेपर फेज में, मैंने आपको बता रखा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए दोनों के दोनों नहीं करने चाहिए। He2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बाबा को याद करो, ठीक है, कितना हुआ? 2 और 2 4, लास्ट में 2 आया। अब देखते हैं, पहले एग्जिस्ट करे तब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्या डाया और क्या पैरा? तो पढ़ते ही नहीं हो तो क्या फिजिक्स और क्या केमिस्ट्री? सिमिलर बात नहीं, एकदम सर रिलेट कर देते बात को, क्यों? वाह, एक नंबर बात, पीस। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, 2 और 2, ठीक है। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 में से 2 गया 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 0, यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला देखो, बाबा को याद करो, 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग 4, 0, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर क्या है? सी। अच्छा, नियॉन 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन में भी मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन He2+ वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0.5, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा जाएगा बेटा? सी। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? वो नहीं करते जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? 0 या नेगेटिव। ठीक है, लिखो। तो प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाए और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। बोल तन्मय, जब 5वां ऑप्शन दिख रहा है तो वही जाएगा, धनन। हाँ ठीक, देखो समझो, कॉपी बंद करो, इधर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले बात नहीं करो, हाइड्रोजन एटम वर्सेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। समझना बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए बोलना पाप है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी किस्मत खराब है और रूट में आदमी बैठा हुआ है।
और उसको भी किस्मत खराब हो तो उसको भी कुत्ता काट जाता है, वो भी मरा हुआ कुत्ता, और उस कुत्ते को क्या रहता है, रेबीज रहता है, यानी नीट 2025 जैसा, ठीक है, नीट 2025 जैसा एग्जाम था। तो ऐसा अगर पूछ ले तो क्या कर सकते हैं, तो जरा समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। कोई सिस्टम है, उसको मैंने एनर्जी दिया तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। कोई भी सिस्टम है, सपोज ये एटम है, मॉलिक्यूल है, कोई भी स्पीशीज है, मैंने इसको एनर्जी दिया, वही वो करके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। जरा समझते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है बेटा, वन एस वन ऑर्बिटल है। कौन सा है, 1s1, बोलो है, ठीक है। ये 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो दो हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में क्या करते हैं, एनर्जी का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने देख रखा, वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बनता है BMO और दूसरा बनता है ABM। क्या ये भी बात आप लोग को मालूम है? क्या ये बात मैंने आपको बता रखी है? हूं हाँ किया जाए, बोल के पढ़ो, ठीक है। तो एक बनता है BMO तो दूसरा बनता है ABMO, एक बनता है BMO तो दूसरा क्या बनता है, ABMO। क्लियर है? तो ये जो है ठीक, ये जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, और जो ऊपर आप देख रहे हो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है। यानी नीचे से ऊपर अगर मैं जाता हूं तो एनर्जी क्या हो रही है, बताओ, एनर्जी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जरा बात को समझना, ठीक है। कोई नॉक किया क्या? ठीक, इधर देखो, ये 1s1 है, ये भी क्या है बेटा, 1s1 है। ये जो बना है ये है सिग्मा 1s, और ये जो बना है ये क्या है बेटा, सिग्मा स्टार 1s। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन थे, जबकि यहाँ जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं रह जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। क्लियर है? अब समझना एनर्जी किसकी ज्यादा है, BMO की, एटॉमिक ऑर्बिटल की, या ABMO की? ABMO की। अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलरेडी हाई है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलरेडी हाई है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर BMO में है, किसमें है बेटा, BMO में, क्योंकि BMO की एनर्जी लो होती है तो BMO नीचे है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कंपेयर किया जाए, वही एटम हो और उसी का ही क्या हो बेटा, मॉलिक्यूल हो, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन BMO में है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई। अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में जा रहा है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो हो जाएगी कम, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो। हम लोग कंपेयर किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ कौन पेरीफेरी के ज्यादा नजदीक है, किसकी एनर्जी हाई है, एटॉमिक ऑर्बिटल की या BMO की? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, ठीक है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी जो है ना 1s की ज्यादा है, 1s की ज्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा 1s से। क्लियर है? तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये तो ऊपर है,
इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, यानी 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सिग्मा 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, यानी यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अरे हूं हाँ करो, समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो आपसे एग्जाम में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही पूछेगा, लेकिन इनकेस कोई दूसरा एटम आ गया तो आप सीधा यही देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है तो उसके एटम से मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एबीएमओ में है तो उसके एटम की आयनाइजेशन एनर्जी उसके मॉलिक्यूल से क्या होगी, ज्यादा होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरे हूं हाँ करो। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट था, पहला ऑप्शन हमने चेक कर लिया, करेक्ट। दूसरा देखते हैं, दूसरा किसमें कंपेयर करने को बोला है बताओ, ऑक्सीजन एटम और O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, यही होता है। अरे हुआ करो। और यहां क्या होगा बताओ, इसका अपन लोग लिख चुके हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा, सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p x, फिर पाई 2p y। अरे यही होगा, बताओ ना यार। तो इलेक्ट्रॉन, अरे बोल के पढ़ो, इलेक्ट्रॉन करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, फिर क्या होगा बताओ, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। ठीक है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, एबीएमओ में। अब जरा समझना, अगर मैं एनर्जी लेवल बना के भी आपको दिखाऊं, देखना 2p4 2p4। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 2p z, पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, यही होगा यार। अरे हूं हाँ करो निकिता भाई, होगा ना बेटा, हाय बोलना। तो वापस से बोलने में तकलीफ हो रहा है क्या बेटा? नो, यस सर। हाय क्या चीज? तकलीफ तो उसी दिन हो गया था सर जिस दिन मैं सोची थी कि साइंस लेके पढ़ना है। ठीक है, मैं तो सोची थी बायो लेके पढ़ूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता वो भी नहीं मानता, उसमें भी मैथ्स न्यूमेरिकल, बताओ नहीं। नालायक हो, इधर ध्यान दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इस बार इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कहां कहां दिख रहा है, ठीक बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल है, बीएमओ, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, बीएमओ, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, एबीएमओ, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, एबीएमओ। अब मुझे एक चीज बताओ, इस बार जो इलेक्ट्रॉन है वो एबीएमओ में है, क्या मैं बोल सकता हूँ एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए इजी होगा, यानी कम एनर्जी दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, जबकि यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। क्या ये बात समझ में आया? और सिंपल फंडा है, अगर आप वो एटम और उसी के मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हो तो आप एक चीज देखें कि इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में है मॉलिक्यूल के तो आयनाइजेशन एनर्जी इस बार किसकी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल की। अगर इलेक्ट्रॉन एबीएमओ है मॉलिक्यूल के, यानी उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, तो इस केस में इस बार एबीएमओ से कम एनर्जी किसकी है,
एटॉमिक ऑर्बिटल की, इस बार कौन ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा? एटम। यानी ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? ऑक्सीजन एटम की। क्या ये बात सभी को समझ में आए? हुआ किया जाए, सिंपल फंडा है, ठीक है। अगर एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब जरा NO और NO प्लस को कंपेयर करते हैं। NO के पास और NO प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, मुझे बताया जाए। अरे यार 7 दूनी 14 और 1 रुपए चिल्लर, अपना भाई किल्लर, 15 इलेक्ट्रॉन। नहीं, इसके पास कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। ये नेचर वाइज डायमैग्नेटिक, ये नेचर वाइज पैरामैग्नेटिक। तो बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी? पैरामैग्नेटिक की ऑब्वियसली। यानी ये ऑर्डर भी करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। अब देखो CO और CO प्लस, ठीक है। CO के पास इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पास कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाँ 3। इसका कितना होगा? 2.5। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। यानी CO प्लस की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अरे यार 3 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इसका मतलब CO और CO प्लस में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? CO प्लस की। यानी ये दिया हुआ है इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल DPPs है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। क्लियर? और ये किया तो गलत किया, काटो। आंसर जाएगा ई, धनन। देखो CO और CO प्लस की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है? 3। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली हो जाता है 3.5। हाँ कितना बज रहा है? अच्छा अभी तक तो खुल ही गया था, अभी ब्रेक में गया था भाई, ठीक है। हाँ नींबू पानी दो उसको, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर क्या है 3.0, और CO प्लस का एक्सेप्शनली कितना हो जाता है बेटा? 3.5। अब देखो आगे की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है, यानी ये ऑर्डर भी क्या दिया हुआ था? करेक्ट दिया हुआ था। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर का डाटा मैं अगर बताऊं तो ये आपको रटना नहीं है। 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है इसका बॉन्ड लेंथ, और इसका होता है 1.115 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। क्यों होता है वो मैं रीज़न आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो बता दूंगा। अब मैं चाहूँगा कि आप पूछें। किन लाशों से बात कर, रट लो नालायक को।
रीजन बता दूं प्लीज? ठीक, देखो CO प्लस में ऐसा क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर, सर हम लोग तो जहां भी पढ़े हैं हमें बॉन्ड ऑर्डर 3.0 का पता था, ये बॉन्ड ऑर्डर 3.5 कैसे हो गया? इसके पीछे रीजन छुपा हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो CO प्लस में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? नॉर्मल कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, प्लस चार्ज है यानी कि 2p क्या हो गया बेटा 1, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 और ये क्या है 4, और ये क्या है बेटा 2s2 और ये भी क्या है बेटा 2s2। अब जब एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो ये इसका एनर्जी लेवल है, ये इसका एनर्जी लेवल है, ये है सिग्मा 2s और ये क्या है बेटा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और ये हो गया पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये हो गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। आपको समझ में आया क्या हुआ? ये जो सिग्मा स्टार 2s जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है CO प्लस के केस में, इसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि वो BMO वाले जो ऑर्बिटल्स थे सिग्मा 2pz है ना, पाई 2px पाई 2py से भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी में क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 2 और 1 3 और यहाँ पर 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या हो गया ये 9। बोलो हुआ? अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो कितने? 2 2 4 2 6 2 8। एंटी बॉन्डिंग कितने? 1 डिवाइडेड बाय 2। आप जब देखोगे तो चमत्कार हो जाएगा, है ना, आश्चर्यजनक रूप से आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की आ जाएगी 3.5। एक्चुअली यहाँ पर ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन हो जाता है जिस वजह से सिग्मा स्टार 2s की जो एनर्जी लेवल है वो सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py से भी हाई हो जाती है। यानी CO प्लस का अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेगा तो मैं लिखूंगा सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, फिर क्या लिखूंगा मैं, है ना, सिग्मा 2pz 2, फिर क्या होगा, नहीं सिग्मा 2s 2, फिर क्या होगा सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px 2, फिर पाई 2py 2, फिर सिग्मा स्टार 2s 1, फिर क्या होगा बताओ, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये हमारे पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर है? तो ये CO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, कहीं पूछेगा नहीं, मैं अपना जानकारी मेरे पास था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बस ये आपको ध्यान रखना है कि CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा 3.5 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो, ये लिख लिए, ये लिख लिए, नहीं लिखे लिख लो। दिमांगन जी क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ो, लिख लिया सभी ने? ये भी हो गया? ठीक। अब कुछ काम की बातें जरा देख लेते हैं, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। देखो NO और NO प्लस की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं इन्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो देखो NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 15 इलेक्ट्रॉन है। NO प्लस के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉनिक वाली स्पीशीज जो होती है ना वो बहुत स्टेबल होती है, 14 से कम 14 से ज्यादा वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है ना। और ये नेचर वाइज क्या है बताओ? डायमैग्नेटिक, और ये क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। अब देखो आपको पता है अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो NO प्लस की स्टेबिलिटी NO से क्या है ज्यादा है। आपको पता है हर स्पीशीज लेस स्टेबल से किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? मोर स्टेबल की तरफ। तो ये जो NO है ये कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें बेटा? NO प्लस में।
और ये कन्वर्जन होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हितेश, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। जो ये खुद इस बेचारे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिस बेचारे का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कट गया है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने में हेल्प करता है। यानी कि इसका हो रहा है क्या बेटा? ये दूसरे का करेगा रिडक्शन, यानी NO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि NO खुद कन्वर्ट हो जाता है NO प्लस में, खुद को किया है ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस। नहीं हितेश, समझ में आया? तो NO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाई दादा, वाई? क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, खुद को करवा देता है ऑक्सीडाइज। NO से ज्यादा स्टेबल कौन है? NO प्लस। ठीक इसी प्रकार से अभी तो मैंने बताया था CO और CO प्लस की बात। ठीक है, CO के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन। CO प्लस के पास कितने? 13 इलेक्ट्रॉन। बोलो है? बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली इसका तो 3 था, एक्सेप्शनली इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3.5। ये नेचर वाइज क्या है? डायमैग्नेटिक है, और ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो CO की स्टेबिलिटी CO प्लस से क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात से आप इत्तेफाक रख पा रहे? अरे हूं हाँ करो। अरे सीधी बात है, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है, खत्म बात। ठीक है, एक तो डायमैग्नेटिक भी है। ठीक, हाँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर CO और CO प्लस दिख जाए तो रिलेटिवली डायमैग्नेटिक और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? ये बॉन्ड ऑर्डर भले इसका ज्यादा, आपको लगेगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। नहीं, अरे एक्सेप्शनली 3.5 हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर उठाया है। अब गौर से देखना हो क्या रहा है यहां पर। CO जो प्लस जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, और ईटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और खुद को रिड्यूस करके किस में बदल गया? CO। तो जो खुद को करते हैं रिड्यूस, वो दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज, यानी CO प्लस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और समझो बात को, C2 और C2 माइनस 2 की बात करते हैं। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। C2 माइनस 2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये डायमैग्नेटिक, और ये क्या ठहरा? 12 14 18, ये भी क्या है? डायमैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5, फिर 2। ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला? 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होने की वजह से C2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और C2 माइनस 2 में बदलेगा। C2 माइनस 2 में बदलना प्रोसेस हुआ रिडक्शन, जो खुद को करते हैं रिड्यूस, वो दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज, यानी C2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे पॉइंट्स NO प्लस वाला और C2 वाला रेडॉक्स रिएक्शन में दिया हुआ है, तो वहां का रिलेटिव कंपैरिजन यहाँ मैंने बता दिया, और P ब्लॉक में भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसी के साथ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा समाप्त होता है, यानी केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारा, जो मेन कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक होता है मेन, वो कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा DM, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे BB, बैक बॉन्डिंग यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और साथ ही साथ डायमराइजेशन, और फिर उसके बाद हम लोग वीक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, और केमिकल बॉन्डिंग 100% कंप्लीट। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाते हुए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाते हुए, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा पढ़ा दूंगा। ऐसा है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम ऑर्गेनिक कर रहे होंगे तो मैं अलग से वहां कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही इंक्लूड हो चुका होगा। क्लियर है? समझ में आया क्या यहाँ तक चीजें? क्लियर? जितना मैं पढ़ाया समझ में आया? तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। नोट कर लो इसको। क्या 50 रुपए? बजाज आयनिक बॉन्ड बोला ना मैं अभी? आयनिक बॉन्ड बोला नहीं बोला है? सुना ही नहीं दिया? आयनिक बॉन्ड बोला नहीं बोला मैं? देख सुन, ऐसा है जितना मैं पढ़ाऊंगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा, और अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। समझा नहीं समझा?
टेंशन मत ले, पोलराइजेशन में आ जाता है वो। आयनिक बॉन्ड पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को समझेंगे, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी समझेंगे, आयनिक बॉन्ड को कंपेयर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, और तब जा करके मैं बताऊंगा फजान रूल। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। अगर कोवेलेंट है उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, अगर वो आयनिक है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी जरूर होगा, ये भी बताऊंगा। फिर पोलराइजेशन देखने का तरीका भी बताऊंगा, और तरीका देखोगे भी और सॉल्व करने का मजा भी आएगा उसमें। फिर आपको आगे ये भी बताऊंगा कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फिर मैं बताऊंगा पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। फिर ये भी बताऊंगा पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किस में होता है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर कौन सा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है, और पोलराइजेशन पावर अलग होता है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन पावर, ये दोनों चीजें देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है तन्मय? तो वो आयनिक बॉन्ड वाला यूनिट क्लियर है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।